हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए डेटा साइंस सीरीज का पार्ट टू के अंदर हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ईडीए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के माध्यम से भी और वैसे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक ओवरऑल डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के लिए, जो हमने डिस्कस किया था पार्ट टू में। पार्ट थ्री के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सचुअल डेटा के बारे में। देखिए, टेक्सचुअल डेटा जो है ना, टेक्सचुअल डेटा यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा, टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपको टेक्सचुअल डेटा को एनालाइज करना होता है तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हैं और इसके अंदर कौन से टॉपिक यूज़ होते हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, उनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। अब जैसे कि मैं किसी लीगल फर्म के बारे में बात करूं, लीगल फर्म के पास बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते होंगे अलग अलग केसेस के। अब उन डॉक्यूमेंट्स को अगर एक ही दिन में पढ़ना हो या फिर चेक करना हो कि भैया किस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है, तो ये एकदम से बहुत ही टीडियस, बहुत ही मुश्किल टास्क बन जाता है। या फिर मैं बात करूं, ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक दिन के अंदर 18.7 बिलियन यानी कि 18.7 लाख करोड़ मैसेजेस इधर से उधर होते हैं एक दिन के अंदर। अब ये तो सिर्फ आइडिया है कि इतने मैसेजेस इधर से उधर होते हैं एक दिन के अंदर, असली में कितने होते हैं वो तो इससे भी ज़्यादा है। अब इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट्स से कि मेरी एक मोबाइल कंपनी है और मैंने एक नया मोबाइल लॉन्च किया। अब जो मैंने नया मोबाइल लॉन्च किया, ऑलरेडी मेरे पास 2 लाख कस्टमर हैं जो मेरा कस्टमर बेस है। अब ये 2 लाख कस्टमर मेरे न्यूली लॉन्च्ड मोबाइल के बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या उनके रिव्यूज़ हैं, क्या वो रिव्यूज़ अच्छे हैं या वो रिव्यूज़ बुरे हैं, या फिर उनका सेंटिमेंट क्या है इस मोबाइल को लेके, या फिर इस मोबाइल के अंदर उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही। अब मैं 2 लाख लोगों का बैठ के ये सारे का सारा रिव्यूज़ कैसे पढूं? इसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं। यानी कि जो मेरी कस्टमर बेस है वो मेरे इस मोबाइल के बारे में पॉजिटिव बोल रही है, नेगेटिव बोल रही है, या फिर वो मेरे इस मोबाइल के बारे में न्यूट्रल है। ये सारी चीज़ें टेक्सचुअल डेटा की एनालिसिस करके ही हमें मिलती हैं। इसको तो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज भी यूज़ करती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेज पे क्या चल रहा है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की एक आईटी सेल होती है उसके अंदर इतनी धुरंधर टीम इन्होंने बिठाई होती है कि नेता को चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन वो जो आईटी सेल की उनकी टीम होती है वो नेता को बहुत अच्छे से गाइड करती है कि आपको ये काम करना चाहिए जिससे कि पब्लिक का जो दिमाग है वो यहाँ से हटे और वहाँ लग जाए, या फिर वहाँ से हटे और यहाँ लग जाए। चलो, पॉलिटिक्स की बात हम फिर कभी और करेंगे, आज हम इस टॉपिक पर वापस आते हैं। वैसे तो टेक्स्ट एनालिटिक्स के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बट क्योंकि मेरा क्रैश कोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड है जॉब लेने के लिए, कि मुझे किसी को टेक्स्ट एनालिटिक्स का मास्टर नहीं बनाना, तो इसलिए मैं आपको आज वो टॉपिक बताऊंगा जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो भी आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएगा। सबसे ज़बरदस्त बात है कि उस टॉपिक का नाम ही टॉपिक मॉडलिंग है। तो आइए आज जानते हैं कि टॉपिक मॉडलिंग क्या होती है। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कि अगर एक कोई डॉक्यूमेंट है जो क्रिकेट के ऊपर है, यानी कि वो क्रिकेट के उसके अंदर क्रिकेट के बारे में कुछ लिखा होगा, तो किस तरह के वर्ड्स उस डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे? उसके अंदर वर्ड्स होंगे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, या फिर उसके अंदर वर्ड्स होंगे आपका बैट, बॉल, इस तरह के वर्ड्स उसके अंदर आपको मिलेंगे। विकेट उसके अंदर होगा, या फिर उसके अंदर क्रिकेट से रिलेटेड ही जो वर्ड्स होंगे वो क्रिकेट से रिलेटेड होंगे। या फिर अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर डेटा साइंस से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर किस तरह के वर्ड्स होंगे? उसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स कौन से होंगे जिनसे कि पता लगे कि ये डेटा साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है? उसके अंदर वर्ड्स होंगे डेटा साइंस, डेटा रैंगलिंग, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह के वर्ड्स उस डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे। या फिर अगर एक और एग्जांपल लेकर चले, लेट्स से कि कोई डॉक्यूमेंट है जो कि इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में है, तो उस इंडियन स्ट्रीट फूड के डॉक्यूमेंट के अंदर आपको किस तरह के वर्ड्स मिलेंगे? उसके अंदर आपको मिलेगा पाव भाजी, पापड़ी चाट, इस तरह के कुछ वर्ड्स, और जो वर्ड्स और भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो उस तरह के वर्ड्स आपको उस डॉक्यूमेंट में मिलेंगे। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कि उस डॉक्यूमेंट का एक टॉपिक है बात करने का, या फिर उस डॉक्यूमेंट को हमने किसी टॉपिक पे लिखा गया है, तो उसके अंदर उससे रिलेटेड वर्ड्स ही मिलते हैं। अब इसी चीज़ का, इसी फंडे का यूज़ करता है टॉपिक मॉडलिंग, और इसी को स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो आप स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में उन वर्ड्स की उस टाइप के डॉक्यूमेंट में होने की प्रोबेबिलिटी बोल देते हो, कि प्रोबेबिलिटी जैसे वर्ड्स आप यूज़ करने लग जाते हो। बट अगर मैं नॉर्मल एक नेव लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊं, एक आसान भाषा में आपको समझाऊं, तो इसका मतलब यही है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर वो डॉक्यूमेंट किसी टॉपिक के बारे में है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स जो होंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर इकट्ठे पाए जाएंगे, ना कि कोई और। फॉर एग्जाम्पल, पाव भाजी वर्ड का एक क्रिकेट के डॉक्यूमेंट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है,
या फिर राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको पॉलिटिक्स के डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन पॉलिटिक्स के डॉक्यूमेंट के अंदर हिमालयन रेंज या हिमालयन रेंज के डॉक्यूमेंट के अंदर राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे। यानी कि इसी लॉजिक का यूज करके टॉपिक मॉडलिंग जो है वो काम करती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो किस टॉपिक का है, या फिर इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स प्रेजेंट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आपने 3 या 4 टॉपिक्स के बारे में बात की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर लाखों डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पे बात हो रही है, कौन कौन से टॉपिक्स पे बात नहीं हो रही है, किस तरह के वो डॉक्यूमेंट्स हैं, किस चीज़ से रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब जानना। और आप समझ ही सकते हैं कि ऐसे लाखों केसेस होंगे, ऐसी लाखों कंपनीज होंगी जिनके पास इतना ज़्यादा टेक्सुअल डेटा होगा, बट उनको ये चीज़ जाननी है कि किस तरह की बात उस टेक्स्ट के अंदर की जा रही है, किस तरफ वो बात की जा रही है, किस डायरेक्शन में उनको सोचना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को उस तरह से मॉडिफाई करें, ह्यूमन सेंटीमेंट को समझ सकें, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ और प्रोडक्ट के बैड जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट नहीं चल रहा है मार्केट में, उन चीज़ों को समझ सकें। ये सारा कुछ इस चीज़ से किया जाता है। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जांपल हम लेकर चलेंगे उतने ही ज़्यादा अलग अलग केसेस जिनके अंदर ये चीज़ यूज़ हो सकती है, टॉपिक मॉडलिंग यूज़ हो सकती है, उतना ही ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। और क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी क्लैरिटी मैग्नेट है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दूँ इस टॉपिक के बारे में। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि एक रिक्रूटमेंट फर्म है। रिक्रूटमेंट फर्म क्या करती है कि किसी और कंपनी के लिए ह्यूमन यानी कि मैन फोर्स को रिक्रूट करने का काम करती है। अब किसी फलानी कंपनी ने उस रिक्रूटमेंट फर्म को बोला कि हमें 4 तरह के कैंडिडेट जो है वो आपसे चाहिए, यानी कि 4 तरह के कैंडिडेट के रिज्यूमे या फिर 4 तरह के कैंडिडेट के प्रोफाइल्स आप हमें निकाल कर दीजिए। अब वो 4 तरह के कैंडिडेट कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है उन्होंने सीए के बारे में बोला हो, या फिर उन्होंने बोला हो कि डेटा साइंस के रिज्यूमे चाहिए हमें आपसे, या फिर हमें जावा के रिज्यूमे चाहिए, या फिर हमें हो सकता है कि कंपनी सेक्रेटरी के रिज्यूमे चाहिए हो। क्योंकि उनमें से कोई रिज्यूमे किसी सीए का हो सकता है, कोई रिज्यूमे आप जैसे होने वाले फ्यूचर डेटा साइंटिस्ट का हो सकता है, उनमें से कोई रिज्यूमे किसी जावा के प्रोफेशनल का हो सकता है, और कोई रिज्यूमे किसी कंपनी सेक्रेटरी का हो सकता है। बट अब हमारे पास इतने सारे रिज्यूमेज हैं, उन रिज्यूमे में कौन सा रिज्यूमे किस फील्ड का है, किस प्रोफेशन का है, ये कैसे जाना जाए। अब ये एक चीज़ समझने वाली है इसके अंदर। इस तरह के डेटा को हम बेसिकली अनसुपरवाइज डेटा बोलते हैं। अनसुपरवाइज का मतलब कि ये लेबल्ड डेटा नहीं है। लेबल डाटा का मतलब कि इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रखी कि ये डेटा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये सीए का है, ये जो रिज्यूमे है ये डेटा साइंस का है, ये जो रिज्यूमे है ये जावा के प्रोफेशनल का है, ये जो रिज्यूमे है कंपनी सेक्रेटरी का है। इस तरह की कोई लेबलिंग, इसको हम लेबलिंग बोलते हैं। ये डेटा लेबल्ड नहीं है। ना ही ये डेटा जो है ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में है कि हमें हर एक डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में ये दे दिया जाए कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये सीए टाइप का है, या फिर ये डॉक्यूमेंट जो है ये डेटा साइंस प्रोफेशनल का है, या फिर ये किसी कंपनी सेक्रेटरी का है। इस तरह की भी हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इस तरह के डेटा को हम अनसुपरवाइज डेटा और अनलेबल डेटा बोलते हैं। और इसको लेबल कैसे किया जाए या फिर अनसुपरवाइज से सुपरवाइज कैसे बनाया जाए, इसी के ऊपर जो है टॉपिक मॉडलिंग काम करती है। इस वीडियो के अंदर आपको टॉपिक मॉडलिंग समझाना और टॉपिक मॉडलिंग के अंदर एक एल्गोरिदम जो हम यूज करते हैं जो टॉपिक मॉडलिंग करने के लिए हेल्पफुल है, वो एल्गोरिदम समझाना। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में कवर करूंगा इस वीडियो को। तो आज का पार्ट जो है बेसिकली टॉपिक मॉडलिंग को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि टॉपिक मॉडलिंग में एक्चुअली होता क्या है। अब आज आगे बढ़ते हुए आपको मैं बताता हूँ कि जब हमारे पास एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, जैसे कि मैंने बात करी, एक कंपनी है जिसके पास 1 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स के सेट को बेसिकली कॉर्पस बोलते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, इस कॉर्पस को कलेक्ट करते हो, यानी कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन आ गई। तो डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन को कॉर्पस बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखे गए जो वर्ड्स हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। अब इसी से एक नया वर्ड निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, यानी कि डीटीएम। डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स का क्या मतलब है, क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो इसके अंदर रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे। इसकी जो रोज होंगी वो क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट नंबर या डॉक्यूमेंट आईडी या फिर आपके डॉक्यूमेंट का कुछ नाम होगा, और जो इसके कॉलम्स होंगे उसके अंदर हर एक कॉलम का मतलब होगा कि एक वर्ड, कि ये वर्ड जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर वो प्रेजेंट है तो वहाँ पे 1 आ जाता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे 0 आ जाता है, और अगर वो प्रेजेंट है तो वो कितनी बार प्रेजेंट है उससे हम उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल पहला जो मेरा डॉक्यूमेंट है इट इज़ अ पपी, सेकंड डॉक्यूमेंट है इट इज़ अ किटन, थर्ड डॉक्यूमेंट है इट इज़ अ कैट, एंड फोर्थ डॉक्यूमेंट है दैट इट इज़ अ डॉग एंड दिस इज़ अ पेन, एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है इट इज़ अ मैट्रिक्स। अब अगर बात करें कि ये एक डीटीएम है जिसके कि कॉलम्स जो हैं वो सारे के सारे वर्ड्स हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किए गए हैं।
तो अब इट की अगर बात करें तो इट जो है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है एक्सेप्ट चौथे डॉक्यूमेंट में, जो कि चौथे नंबर पर है। इसकी बात करें तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है और चौथे डॉक्यूमेंट में ये 2 बार आ रहा है। तो यानी कि इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो बाकी सबके लिए 1 हो जाएगी, और जो डॉक्यूमेंट नंबर 4 है उसके अंदर इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। यानी कि इस टर्म की कितनी फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये कितनी बार आया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। जो पपी है वो सिर्फ पहले डॉक्यूमेंट के अंदर है, बाकी डॉक्यूमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी जो कैट है वो हमारा 3rd डॉक्यूमेंट है, पेन जो है वो हमारा 4th डॉक्यूमेंट है। ए और दिस जो है उनके बारे में भी ऐसी इस डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स ने हमें बताया। अब अगर इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें इस डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स के अंदर, तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि इट, इज, ए, दिस। इन वर्ड्स का बेसिकली कोई मीनिंग नहीं है, या फिर इनका इस डॉक्यूमेंट को मीनिंग देने में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे कि एम, द, ऑल्सो, ये जो वर्ड्स होते हैं बेसिकली ये किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मीनिंग डालने में हेल्प नहीं करते। तो इन वर्ड्स को हम अक्सर हटा देते हैं, इसीलिए इनको हम स्टॉप वर्ड्स भी बोलते हैं। और ये जो पूरा इनको हटाने का प्रोसेस होता है बेसिकली इसको हम प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्स को अब जब आपने प्रोसेस करना है, उसके ऊपर कोई टेक्निक लगानी है, उसके ऊपर आपने कोई एल्गोरिदम लगाना है, उससे पहले उन सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डेटा है उसको बेसिकली आपने क्लीन करना है। जैसे कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर भी हम मिसिंग वैल्यूज या आउटलायर्स को हटाते थे, या फिर जिन चीज़ों की हमें नई ज़रूरत है उनको हम हटाते थे। इसी तरह से टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब आप अनवांटेड वर्ड्स को, या जो वर्ड्स आपको कोई मीनिंग नहीं दे रहे उनको जब आप हटाते हो तो उसको प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। इन स्टॉप वर्ड्स को हटाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब आप किसी डीटीएम के बारे में बात करें जो कि एक डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स है, अब वो मैट्रिक्स अब एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मान लीजिए कि 1000 वर्ड्स हैं, बट उन हज़ारों में से इस जो है वो 150 बार तो इज ही आ रहा है, या फिर द जो है एक वर्ड द वो 50 बार आ रहा है। अब उसको मैट्रिक्स के अंदर रखना एक कोई मीनिंग नहीं मिल पाएगा, उससे ऊपर से वो आपके सिस्टम की मेमोरी भी लेगी, तो इसलिए इन वर्ड्स को हटा दिया जाता है। या फिर मैं एक और एग्जांपल लेकर चलूँ कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे आपको मालूम ही ना हो कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो स्टॉप वर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, बट अगर कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास है जो रशियन में लिखा हुआ है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट है जो मेरे पास किसी और हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अब हिब्रू लैंग्वेज के अंदर कौन से वर्ड्स जो हैं वो स्टॉप वर्ड्स होते हैं, उनको मैं कैसे हटाऊँ, ये सब भी कई बार हमारे को सिनेरियो मिलता है। या फिर एक और चीज़ भी होती है कि इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली आप समझ कर देखिए कि अगर कोई मान लीजिए मेरे पास एक सेट है डॉक्यूमेंट्स का जो कि क्रिकेट के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली उसके अंदर हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिकेट लिखा होगा, तो बट उस क्रिकेट वर्ड का हमारे पास कोई मीनिंग नहीं बनेगा, बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट इट इज़ अ कॉर्पस ऑफ क्रिकेट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्रिकेट के डॉक्यूमेंट्स का एक कॉर्पस है, तो उसमें क्रिकेट को भी हम एज अ स्टॉप वर्ड यूज़ करके हटा सकते हैं। इसकी कुछ टेक्निक्स भी हैं जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली स्टॉप वर्ड्स को, या फिर उन वर्ड्स को जो इररेलेवेंट है, कम इंपॉर्टेंस के हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के और उनको हटाने के लिए, बिकॉज तभी हमें कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स में से निकल कर सामने आ सकती है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कई बार जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड होगा उसके इररेलेवेंट होने के चांसेस भी होते हैं, या फिर कोई वर्ड बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो लेकिन वो इम्पोर्टेंट भी हो। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेट्स से कि मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट हैं। एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है द कार इज़ ड्रिवन ऑन द रोड, एंड दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है द ट्रक इज़ ड्रिवन ऑन द हाईवे। अब अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले इसमें मैं डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड के होने की अकरेंस, यानी कि अगर मैं द की बात करूं तो वो दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। एक मैंने आपको पहले बताया था टर्म फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी तो सिंपल है कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर वो वर्ड जो है वो कितनी बार आ रहा है, दैट इज द टर्म फ्रीक्वेंसी। बट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है कि वो सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर टोटल मिला के कितनी बार आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जो है वो टोटल 2 है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की, लेट से मैं बात करता हूँ वर्ड द की, तो ये जो है टोटल मिला के कितने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म टी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप ध्यान से इसमें देखें, तो जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने से उसका सिग्निफिकेंस कम हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी।
अब इसका जो फॉर्मूला है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज़ n डिवाइडेड बाय DFT, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म T डिवाइडेड बाय जो हमारा डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था। अब इससे आपको मिलेगा क्या, इससे बेसिकली आपको ये मिलेगा कि अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ रहा है और उसका एक डॉक्यूमेंट में होने का अकरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो उससे उसकी जो रिलेटिव सिग्निफिकेंस है वो कम हो जाएगी। ये इस तरह के ही केसेस के अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, जब हम चेक करना चाहें कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला वर्ड सच में वेटेज देने के लायक है भी या नहीं। कई बार आपको ऐसा केस मिलेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड की वेटेज बहुत कम होगी। जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया था कि अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिकेट के ऊपर ही बेस्ड हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर क्रिकेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा बार लिखा होगा। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मैंने आपको दो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, अगर उनकी बात करें तो उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर मैं टर्म फ्रीक्वेंसी भी निकालूँ, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी निकालूँ और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी निकालूँ, तो इससे मेरे को ये वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे कि हर एक वर्ड की टर्म फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। टर्म फ्रीक्वेंसी सिंपल है, टर्म फ्रीक्वेंसी है कि वो वर्ड उस डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी बार आ रहा है आउट ऑफ टोटल वर्ड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ए और बी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है। फिर इससे हमने इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाली और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाला। अब जब किसी भी चीज़ का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम TF-IDF बोल देते हैं, यानी कि हम टर्म फ्रीक्वेंसी और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। और जब हम साथ में लेकर चलते हैं तो एक्चुअल में हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक्चुअल हमें सिग्निफिकेंस बताएगा उस वर्ड को यूज़ करें या ना करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वर्ड है द, इज़, ऑन, द, इन सारे वर्ड्स की TF-IDF 0 निकल कर आ रही है। इसका मतलब है कि ये है तो सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर और ये है भी हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर बार बार, लेकिन इनकी कोई सिग्निफिकेंस निकल कर नहीं आई तो हम इनको हटा देंगे। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है, कई बार ये टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कई बार इस चीज़ को चेक करने के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर फालतू की चीज़ें जो हैं वो हटाई दी जा सके। अब यही जो टॉपिक्स हैं ये आगे जाकर इंपॉर्टेंट बनेंगे आपको टॉपिक मॉडलिंग अच्छे से समझ आने के लिए। इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं या फिर अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई लिंक चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और इसी टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड करके अब इस टॉपिक मॉडलिंग के अंदर यूज़ होने वाला एल्गोरिदम जो है जिसको हम लेटेंट डिरिचलेट एलोकेशन भी बोलते हैं LDA, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में। और हम देखेंगे कि किस तरह से डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स का यूज़ करके TF-IDF का यूज़ करके हम हर एक डॉक्यूमेंट को टॉपिक वाइज ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकल कर आते हैं LDA के बेसिस पे और हमें एक लिस्ट मिल जाती है कि किस डॉक्यूमेंट के अंदर किस किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। डेटा साइंस की ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ को लेकर मैं फिर से आता रहूँगा।